A very good morning to all of you. This is Abhilasha Nahata, your your social science teacher, and today we are going to continue our chapter 3 of your political science book, and your chapter name is electoral politics. In our last class, we have discussed about the nomination of candidates and what is the education, what is the required educational qualification for candidates, polling booth, and election campaign. In today's class, we will discuss about what makes election in India democratic. Is it free and fair, or is it free and fair, or any type of unfair practices are going on in this democratic elections? We will talk about this. Okay. So, what makes election in India democratic? So as you all and we all are like read a lot about unfair practices in elections. Okay, so newspapers and television reports are full of these types of reports and these type of allegations, and most of these reports are about किसके बारे में होते हैं? These reports are about the inclusion of false names and exclusion of genuine names in the voters list. ठीक है, ये जो अनफेयर प्रैक्टिसेस हो रही हैं उसके अंदर क्या क्या इंक्लूड होते हैं? एक तो कि फॉल्स नेम, कि जो कैंडिडेट या नॉमिनेट जो कैंडिडेट जो है वो सूटेबल नहीं है, वो भी क्या है, उसका पार्टी नेम आ जाता है या फिर पार्टी टिकट आ जाती है, और जो जेन्युइन नेम्स होते हैं वोटर्स लिस्ट में, ठीक है, सॉरी, जो वोटर्स लिस्ट है उसमें इंक्लूजन हो जाता है फॉल्स नेम के। फॉल्स नेम की जैसे कि कुछ लोगों की डेथ हो जाती है, ठीक है, उसके बाद भी उनके वोटर्स लिस्ट में नेम है, और उसके बाद वो वर्क कर रहे होते हैं और उनके लिए कोई और जो है क्या कर रहा होता है, वोट दे रहा होता है। ठीक है, कुछ एक्सक्लूजन ऑफ जेन्युइन नेम्स इन द वोटर्स लिस्ट। जेन्युइन नेम्स का एक्सक्लूजन हो जाता है। जेन्युइन नेम्स का एक्सक्लूजन हो जाना मतलब कि जो जेन्युइनली वोटर है वो उनका नेम ही नहीं होता है वोटर्स लिस्ट में, और अगर वोटर्स लिस्ट में आपका नाम नहीं है तो आप वोट दे ही नहीं सकते हो। ठीक है, तो इसमें अनफेयर प्रैक्टिस हो रही है। सेकेंडली, मिसयूज ऑफ गवर्नमेंट फैसिलिटीज एंड ऑफिशियल्स बाय द रूलिंग पार्टी। जो गवर्नमेंट फैसिलिटीज प्रोवाइड की जाती है या फिर ऑफिशियल्स जो हैं, रूलिंग पार्टी के ऑफिशियल्स जो हैं, गवर्नमेंट फैसिलिटीज का और ऑफिसर्स का बहुत ज़्यादा मिसयूज करते हैं। अब मिसयूज मिसयूज बहुत सी चीज़ों पे कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर मैं इलेक्शन के अलावा जैसे स्कूल का नेम लेते हैं, ठीक है, एक कोई गवर्नमेंट स्कूल है, ओके, वहां पे जो टीचर है वो क्या कर रही है, वो कोई काम नहीं कर रही है। ठीक है, वो देख रही है कि कोई देखने वाला तो है नहीं, गवर्नमेंट हमें अच्छी सैलरी दे रहा है, गवर्नमेंट फैसिलिटीज प्रोवाइड कर रहा है, और वो फैसिलिटीज जहां तक पहुंचनी चाहिए वहां पे पहुंच नहीं रही है, तो वो क्या कर रहे हैं, मिसयूज कर रहे हैं गवर्नमेंट फैसिलिटीज का। तो वैसे ही जो इलेक्शन के टाइम पे भी जो गवर्नमेंट फैसिलिटीज प्रोवाइड करवाती है, ठीक है, उसमें क्या करते हैं, बहुत सी रूलिंग पार्टीज जो है ऑफिसर्स का और गवर्नमेंट फैसिलिटीज का मिसयूज करते हैं। ठीक है, एक्सेसिव यूज ऑफ मनी बाय रिच कैंडिडेट्स एंड बिग पार्टीज। हमने अपने लास्ट क्लास में पढ़ा था कि जो अगर लोकसभा इलेक्शंस हैं तो उसके लिए 25 लाख, और अगर असेंबली इलेक्शन है तो उसमें 10 लाख से ज्यादा जो है पार्टीज कैंपेन में यूज नहीं कर सकते हैं मनी। बट कुछ जो रिच कैंडिडेट्स हैं, बहुत ज्यादा पैसा, एक्सेसिव यूज ऑफ मनी, वो बहुत ज्यादा पैसा लगाते हैं, और बिग पार्टीज जो है, ठीक है, जिससे कि ऑब्वियसली अगर ज्यादा पैसा लगा रहे हैं तो कहीं ना कहीं इफेक्ट करता है। हो सकता है ब्राइबिंग में ब्राइब कर रहे हूँ। ओके, और क्या है, इंटिमिडेशन ऑफ वोटर्स एंड रिगिंग ऑन द पोलिंग डे। ठीक है, अब नाउ व्हाट इज दिस इंटिमिडेशन? इंटिमिडेशन का मतलब आपको मैं अगर हिंदी में समझाऊं तो जैसे आप बोलते हैं ना, उसने धमका के हमसे ये काम करवाया। कोई जब आपसे फोर्सफुली कोई काम करवाता है ना, जैसे कि टू मेक समवन फ्राइटेंड एंड इफ आई मेक यू फ्राइटेंड, ठीक है,
और मैं आपको बोल रही हूँ अगर आपने ये काम नहीं किया तो मैं आपको मार्क्स नहीं दूंगी। तो दिस इज इंटिमिडेशन। जब धमका के, किसी को डरा के कोई फोर्सफुली काम करवाया जाता है, दैट इज इंटिमिडेशन। तो वोटर्स को इंटिमिडेट किया जाता है, रिगिंग किया जाता है। रिगिंग क्या है? रिगिंग का मतलब होता है कुछ ऐसे फ्रॉड और मैल प्रैक्टिसेस करना, ठीक है, अपने पार्टी के वोट्स को इंक्रीज करने के लिए। जैसे ब्राइब दे दी गई, जैसे कि बहुत बार सुनते हो कि पैसे दे दिए गए कि आप मुझे वोट देना, मैं आपको पैसे दे रहा हूँ, या कुछ उनको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, ठीक है। तो ऐसे करके क्या होता है, इंटिमिडेट करते हैं वोटर्स को। और कभी कभी क्या होता है, रिगिंग होती है, रिगिंग ऑन द पोलिंग डे के दिन बहुत से ऐसे फ्रॉड और मैल प्रैक्टिसेस होती है, जिससे कि पार्टी के जो वोट्स हैं वो क्या होते हैं, इंक्रीज होते हैं। अब कुछ होते हैं कि रिगिंग के अंदर कुछ लोग क्या करते हैं, अपने वोट्स को इंक्रीज करने के लिए जो बैलेट बॉक्सेस होते हैं ना, उसमें ऐसे वोट्स इंक्रीज कर देते हैं, सेम पर्सन के बहुत सारे वोट्स हो जाते हैं उसमें। या फिर ब्राइबिंग हो गई, या फिर किसी को फोर्स करके बोलते हैं कि आप इन्हीं को वोट करो। तो ये सारी चीजें, कुछ रिपोर्ट्स हम पढ़ते हैं जो न्यूज़पेपर में आती है। तो दीज आर सम ऑफ द थिंग्स जिसका हमें बहुत ज्यादा कंसर्न होता है। तो ऐसी बहुत सारी रिपोर्ट्स सही भी होती है, कुछ रिपोर्ट्स जो होती है फ्रॉड भी होती है, कि जस्ट फॉर द टीवी टीआरपीज, और यू कैन से कि जस्ट फॉर द जैसे जो ओपोनेंट होते हैं उस टाइम पे, जो रूलिंग पार्टी होती है उसके जो ओपोनेंट हैं वो करवाते हैं कि कुछ फेक न्यूज स्प्रेड करवा देते हैं। तो और कुछ रिपोर्ट्स क्या होती हैं, वो सच भी होती है। तो इससे हमें पता चलता है क्या हमारे जो इंडिया में इलेक्शंस है वो सच में डेमोक्रेटिक है कि नहीं है। अगर हम इन रिपोर्ट्स के पीछे के पीछे जाएं, तो ये रिपोर्ट्स जो है वो क्या है, ये रिपोर्ट्स एक चैलेंजिंग फैक्टर है। तो ऐसी क्या चीजें होनी चाहिए जिससे कि हमें हमारे इन क्वेश्चंस का जो है आंसर मिले। तो इसके अंदर है कि इंडिपेंडेंट इलेक्शन कमीशन। नाउ ये एक सिंपल वे है चेक करने का कि हमारा जो इलेक्शन है फेयर है कि नहीं है। तो क्योंकि अगर फेयर है तो सबसे पहले क्वेश्चन अराइज होता है, ऐसे कौन से लोग हैं जो इलेक्शन कंडक्ट करवा रहे हैं, ठीक है। अगर गवर्नमेंट ही है तो गवर्नमेंट क्या करेगी, गवर्नमेंट तो अपनी जो उनकी रूलिंग पार्टी है वो उसी को फेवर करके करवा देगी। इसलिए एक इंडिपेंडेंट एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया है, ठीक है, और ये गवर्नमेंट से भी इंडिपेंडेंट है, ठीक है। और इनको हमने बोला है इलेक्शन कमीशन, इंडिपेंडेंट इलेक्शन कमीशन। So in our country, elections are conducted by an independent and very powerful election commission. इंडिपेंडेंट और एक बहुत ही पावरफुल इलेक्शन कमीशन के थ्रू हमारे कंट्री में इलेक्शन कंडक्ट करवाए जाते हैं। और बेटा इनके जो पावर होती है, जो जुडिशियरी की पावर है ना, जुडिशियरी, थ्री ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशियरी। और जुडिशियरी की जो पावर है कि जुडिशियरी लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव को भी क्या कर सकती है, उनके उन्होंने अगर कोई लॉ बनाया और वो सही नहीं है उसको भी वो कर सकती है, डिमाइज कर सकते हैं। तो जुडिशरी एक बहुत पावरफुल इंस्टीट्यूशन है। तो जस्ट लाइक जुडिशरी, इलेक्शन कमीशन भी जो है एक बहुत पावरफुल और इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशन है। नाउ द चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन अपॉइंट करता है, प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं। तो फिर से क्वेश्चन अराइज हो जाता है कि अगर मैम प्रेसिडेंट अपॉइंट कर रहा है तो वो जिस पार्टी के होंगे तो वो तो उन्हीं को फेवर लेंगे, या फिर उनको उनकी बात माननी पड़ेगी, नहीं। But once appointed, the chief election commissioner is not answerable to the president of the government. Okay, if even if the ruling party or the government does not like what the commission does, it is virtually impossible for it to remove the chief election commissioner. Very few election commissions in the world have such wide-ranging powers as the election commissioner of India. तो प्रेसिडेंट को एक बस जैसा अपॉइंट करते हैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर को, बट उसके बाद उन्हें चीफ इलेक्शन कमिश्नर को उन्हें
वो चाहता है कि हम कुछ पूछें, वो हमारे अकॉर्डिंग वर्क करे, प्रेसिडेंट चाहते हैं, तो नो, ऐसा नहीं होता है। इलेक्शन कमिश्नर रूलिंग पार्टी या गवर्नमेंट के को अगर कुछ काम नहीं भी पसंद आता है ना, फिर भी अगर वो करते हैं तो गवर्नमेंट को उन्हें मानना पड़ता है। तो एक इलेक्शन कमिश्नर को, चीफ इलेक्शन कमिश्नर को रिमूव करना एकदम बहुत हार्ड, एक इम्पॉसिबल प्रोसेस है, वर्चुअली इम्पॉसिबल प्रोसेस है। जैसे एक प्रेसिडेंट को रिमूव करना एक बहुत ही बड़ा, मतलब लाइक इम्पॉसिबल सा है, नॉट इम्पॉसिबल, बट हाँ कि इजीली हम उनको रिमूव नहीं कर सकते, एक इम्पीचमेंट प्रोसेस है। तो जस्ट लाइक दैट, चीफ इलेक्शन कमिश्नर को भी रिमूव करना इजी प्रोसेस नहीं है। और इंडिया में जैसे चीफ इलेक्शन कमिश्नर, जैसे अभी प्रेजेंट के चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन है, ये आपका होमवर्क है, आपको मैं कल आपसे पूछूंगी हु इज द प्रेजेंट चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया। ठीक है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो है, उनको उनकी जो पावर्स है वर्ल्ड में, इंडिया में जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर की पावर है ना, बहुत ही कम ऐसे इलेक्शन कमीशन हैं जिनमें इतनी पावर है। ठीक है, सो ये जो बॉडी है काफी पावरफुल है। तो कुछ पावर्स क्या है चीफ इलेक्शन कमिश्नर, इंडिया के चीफ इलेक्शन कमीशन के, या सॉरी इलेक्शन कमीशन के। It takes decision on every aspect of conduct and control of elections, from the announcement of elections to the declaration of results. So very first power is कि रूल्स एंड रेगुलेशंस बताना, कंट्रोल करना इलेक्शन को, कि कब अनाउंस करना या डिक्लेयर करना कि कब इलेक्शंस होंगे और कब इलेक्शंस का रिजल्ट कब डिक्लेयर किया जाएगा। ये सारी चीजें किनके हाथ में होती है, कौन बताता है, वो इलेक्शन कमीशन बताता है। Next, it implements the code of conduct and punishes any candidate or party that violates it. किसी भी पार्टी को या किसी भी कैंडिडेट को वो पनिश कर सकता है अगर उन्हें लगता है कि जितने भी नॉर्म्स और गाइडेंस मेंशन है, अगर वो कैंडिडेट और पार्टी उसे फुलफिल नहीं कर रहा है, तो वो कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस उस पे लगाते हैं। इवन वो उस पार्टी की जो टिकट है वो भी कैंसिल कर सकता है। इलेक्शन कमीशन के पास ये क्या है, पावर है। During the election period, the election commission can order the government to follow some guidelines to prevent use and misuse of governmental power, to enhance its power to win elections or to transfer some government officials. और इलेक्शन के टाइम पे जो है इलेक्शन कमीशन गवर्नमेंट को भी कुछ गाइडलाइंस दे सकती है कि आप अपनी गवर्नमेंटल पावर का कुछ है ना मिसयूज नहीं करेंगे इलेक्शंस को विन करने के लिए, या फिर कुछ गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को आप अपने अकॉर्डिंग ट्रांसफर नहीं कर सकते हो। ठीक है, यू हैव टू फॉलो द ऑर्डर्स ऑफ द इलेक्शन कमीशन, और इलेक्शन कमीशन उस टाइम पे कुछ स्पेशल गाइडलाइंस भी क्या करती है, प्रेजेंट करती है। ओके, सो next power is when on election duty government officers work under the control of election commission and not the government. अब देखिए इलेक्शन ड्यूटी के टाइम पे जो गवर्नमेंट ऑफिसर्स हैं इलेक्शन कमीशन के अकॉर्डिंग वर्क करेंगे, ना कि गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग। जो इलेक्शन कमीशन चाहती है, जैसे काम करवाना चाहती है वो वैसे काम करेंगे, ना कि गवर्नमेंट के मैटर्स पे। अब जैसे आप देखते हो इलेक्शन के टाइम पे बहुत से पुलिस ऑफिसर्स या बहुत से ऐसे गवर्नमेंट ऑफिसर्स होते हैं जो ड्यूटी पे होते हैं, तो उस टाइम पे वो वर्क जो है इलेक्शन कमीशन के अकॉर्डिंग करेंगे, कि ना कि उनकी गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग। ठीक है, सो दीज आर सम ऑफ द पावर्स ऑफ द इलेक्शन कमीशंस इन इंडिया। ठीक है, और इफ वी सी इन द लास्ट 25 years or so, सो इफ वी सी इन द लास्ट 25 years इलेक्शन कमीशन जो है इसकी जो पावर है और ज्यादा बढ़ती जा रही है। ठीक है, इलेक्शन कमीशन जो है कभी कभी रेप्रीमेंट भी कर, रेप्रीमेंट का मतलब क्या होता है, फटकार लगाना। ठीक है, फटकार भी लगा देती है गवर्नमेंट को भी, गवर्नमेंट इवन एडमिनिस्ट्रेशन को भी, और गवर्नमेंट को भी अगर वो कुछ मिसयूज करते हैं या फिर वो अपनी काम को अच्छी तरीके से नहीं करते हैं, तो इलेक्शन कमीशन उनको तक, गवर्नमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन को भी रेप्रीमेंट कर देती है। ठीक है, रेप्रीमेंट का मतलब होता है कि अगर कोई कुछ गलत कर रहा है, टू टेल समबडी ऑफिशियली दैट ही और शी हैज डन समथिंग रॉन्ग, ओके, दैट मींस रेप्रीमेंट।
ओके। और जो रूलिंग पार्टी है बहुत बार क्या करती है, इलेक्शन कमीशन जो काम करती है उसको पसंद नहीं करती है, बट उन्हें फिर भी इलेक्शन कमीशन जो भी बोलती है वो सारी चीजें ओबे करनी पड़ती है, ठीक है। सो वी कैन से जो इलेक्शन कमीशन है इंडिया का बहुत पावरफुल है, और पावरफुल है, और इससे क्या हो रहा है कि हम बोल सकते हैं कि इलेक्शंस जो है इंडिया में हाँ फेयर होते हैं, फेयर होने के काफी चांसेस भी हैं। नाउ नेक्स्ट टाइप की अगर हमें क्वालिटी चेक करनी है इलेक्शन प्रोसेस की, तो वो है एक पार्टिसिपेशन। देखिए, इन डेमोक्रेटिक कंट्रीज लोग जो होते हैं, लोग ही गवर्नमेंट है, पीपल ही जो है वो ही डिसाइड करती है। लोगों का कैसा रिएक्शन है वो हमें बताता है कि यस व्हाट दे आर लाइकिंग और नॉट लाइकिंग, ओके। तो लोगों का पार्टिसिपेशन कैसा है? So people's participation in election is usually measured by voter turnout figures। कि वोटर्स जो है, टर्नआउट फिगर्स का मतलब है कि वोटर्स जो है कि कितनी परसेंटेज ऑफ एलिजिबल वोटर्स जो है वो इलेक्शन में अपने वोट को कास्ट कर रहे हैं। तो अगर ज्यादा लोग वोट दे रहे हैं और एलिजिबल वोटर्स वोट दे रहे हैं, तो इसका मतलब है ऑब्वियसली लोग मान रहे हैं उस चीज को, तभी वो क्या कर रहे हैं, वोट दे रहे हैं ना। तो लोगों का जो पार्टिसिपेशन है वो हम वोटर टर्नआउट फिगर्स से देखते हैं, एंड टर्नआउट इंडिकेट्स a percentage of eligible voters who actually cast their vote. Over the last 50 years, the turnout in Europe, North America has declined. In India, the turnout has either remained stable or actually gone. Now, just look at this figure, look at this graph, okay? 1991 से 2015 तक का जो ये ग्राफ है, और यूनाइटेड किंगडम और इंडिया में जो है वोटर टर्नआउट का कंपैरिजन किया गया। नाउ जस्ट दिस पिंक लाइन इज यूज्ड फॉर द यूनाइटेड किंगडम एंड द ब्लू लाइन इज used for India. So as you have seen in 1991, 78% population of United Kingdom uh, um, have had the voters, okay, उन्होंने वोट दिया। बट अगर आप आगे 2015 तक देखते हो तो ये देखिए फॉल होते जा रहा है, 72, 59, आफ्टर दैट थोड़ा सा इंक्रीज हुआ और 66 तक यहाँ पे आया है, ठीक है, 2015 में। बट अगर हम इंडिया की सिचुएशन देखते हैं तो इंडिया में जो वोटर टर्नआउट था बहुत कम था, 56 था। आफ्टर दैट क्या है, हम देख रहे हैं कि ये इंक्रीज ही हो रहा है, ठीक है, इंक्रीज होते होते या फिर स्टेबल रह रहा है, इंक्रीज होते हुए ये आज की डेट में 66% जो है एलिजिबल वोटर्स हैं, जो वोटर्स का टर्नआउट है। तो यस, अगर टर्नआउट अच्छा आ रहा है, टर्नआउट इंक्रीज हो रहा है, तो ये भी शो करता है जो इलेक्शंस है वो फेयर हो रहे हैं, ओके। नाउ नेक्स्ट पार्टिसिपेशन, ये तो फर्स्ट हो गई। सेकेंडली, इन इंडिया द पुअर, इलिटरेट एंड अंडर प्रिविलेज पीपल वोट इन लार्जर proportion as compared to the rich and privileged sections. This is in contrast to Western democracies. For example, in the United States of America, poor people, African Americans and Hispanics vote much less than the rich एंड द वाइट पीपल। देखिए, इंडिया में जो नॉर्मली वोटर्स हैं वो कौन है, पुअर्स हैं, इलिटरेट हैं, अंडर प्रिविलेज पीपल है मोस्टली, ठीक है। अगर हम रिच और प्रिविलेज सेक्शन की बात करते हैं तो वो सबसे ज्यादा वोट करते हैं। और वेस्टर्न डेमोक्रेसीज में अगर देखते हैं तो सबसे ज्यादा जो है रिच पीपल जो है वो वोट कर रहे हैं। तो अगर हम एग्जाम्पल देखते हैं यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का, वहां पे पुअर पीपल, अफ्रीकन अमेरिकन और हिस्पैनिक्स, हिस्पैनिक्स कौन हो गए, कोई भी जैसे मैक्सिकन हो गए या स्पेनिश हो गए, और भी अलग अलग कम्युनिटीज के जो लोग वहां पे रह रहे हैं, काफी टाइम से रह रहे हैं, उनको यहाँ पे हिस्पैनिक्स बोला गया, उनको हिस्पैनिक्स बोलते हैं, ठीक है। तो जो ये लोग हैं वो बहुत कम वोट करते हैं एज कंपेयर टू रिच एंड द पावरफुल पीपल, एंड दिस इज द ग्राफ वे यू हैव सीन। देखिए, इंडिया में अपर कास्ट जो है वो ओनली 56%, दिस इज नॉट द राइट टर्म विच इज यूज है, बट ठीक है, अपर कास्ट जो लोग हैं उनका 56% है, ओबीसी 58, एससी 60 एंड एसटी 61। ओबीसी, एससी एंड एसटी वी कंसिडर दीज ग्रुप्स, जैसे पहले इनको कंसिडर किया जाता था कि ये लोअर क्लास है,
लोअर क्लास ग्रुप है या फिर एज कंपेयर टू अदर सेक्शंस ये अंडर प्रिविलेज सेक्शंस हैं, तो इनका अगर आप देखते हो सोशल ग्रुप्स का, तो इनका वोटर टर्नआउट काफी ज्यादा है इंडिया में एज कंपेयर टू यूएस। देखिए यहाँ पे कितना है, वाइट पीपल 60, ब्लैक 56 एंड हिस्पैनिक्स ओनली 28% वोटर्स हैं। तो ये कंपैरिजन देखिए कि डेमोक्रेटिक कंट्रीज में जो इंडिया और अगर यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका को हमने यहाँ पे कंपेयर किया है, तो पुअर और अंडर प्रिविलेज सेक्शंस इंडिया में ज्यादा है वोटिंग वोटर्स, और वेस्टर्न डेमोक्रेसीज में कम है। ठीक है, एंड दिस वाज द ग्राफ ऑफ 2004। नाउ नेक्स्ट, पॉपुलर पार्टिसिपेशन के अंदर आता है, कॉमन पीपल इन इंडिया अटैच अ लॉट ऑफ इंपॉर्टेंस टू इलेक्शंस। दे फील दैट थ्रू इलेक्शंस दे कैन ब्रिंग प्रेशर ऑन पॉलिटिकल पार्टीज टू adopt policies and programs favorable to them. They also feel that their vote matters in the way things are run in the country. अब इंडिया में क्या, अगर आप ये फिगर देखते हो, ठीक है, एक ये पाई चार्ट आप अगर देख रहे हो, तो इंडिया में लोगों को लगता है कि इलेक्शंस जो है हमारे पॉलिटिकल पार्टीज को प्रेशर करती है और ऐसी पॉलिसीज को अडॉप्ट करने के लिए फोर्स करती है जो उन लोग के लिए फेवरेबल है। अब देखिए ये जो वायलेट सा जो कलर है, ये बोला गया है कि वोटर्स वोट जो है डिफरेंस लेकर आते हैं, हैज इफेक्टिव। तो 67%, ठीक है, ऐसा माना गया है कि 67% इट हैज इफेक्टिव, वोटर्स जो है इफेक्ट लेकर आ रहे हैं। 18% has no effect and don't know, some are like 15% population is like yes, हमें नहीं पता कि कुछ इफेक्ट आ भी रहा है कि नहीं आ रहा है। तो देखिए अगर हम पाई चार्ट के अकॉर्डिंग जाते हैं तो यस, वोट्स के अकॉर्डिंग जो है काफी डिफरेंसेस आ रहे हैं, इलेक्शन से काफी डिफरेंसेस आ रहे हैं। Now, next type of political participation, popular participation, is the interest of voters in election related activities has been increasing over the years. During the 2004 elections, more than one third voters took part in campaign related activities. More than half of the people identified themselves as being close to one or the other political party. One out of the every seven vote is a member of a political party. देखिए जो इंटरेस्ट है वोटर्स का इलेक्शन रिलेटेड एक्टिविटीज में, हम देख रहे हैं कि काफी इंक्रीज होता जा रहा है। ठीक है, अगर हम 2004 का इलेक्शन जब ड्यूरिंग द 2004 इलेक्शंस, मोर देन वन थर्ड वोटर्स टुक पार्ट इन कैंपेन रिलेटेड एक्टिविटीज। जितने भी कैंपेन रिलेटेड एक्टिविटीज हैं, हम देखते हैं किसी ना किसी एक्टिविटीज में जो है वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं। और वन आउट ऑफ एवरी सेवन वोटर्स अ मेंबर ऑफ अ इज अ मेंबर ऑफ अ पॉलिटिकल पार्टी, एक पॉलिटिकल पार्टी का वो मेंबर रहता है। और अगर इस ग्राफ को देखते हैं तो देखिए 1996 में दोज हु पार्टिसिपेटेड इन एनी इलेक्शन रिलेटेड एक्टिविटी इन इंडिया, तो इसकी परसेंटेज क्या है, ओनली 8% पीपल। ठीक है, 1998 में ओनली 13%, 1999 में 21, 2004 में 32। तो स्लोली ये जो इलेक्शन कैंपेन्स में जो लोगों का पार्टिसिपेशन है वो क्या है, इंक्रीज होता जा रहा है। तो ये भी दिखाता है कि ओके, कि लोगों के पार्टिसिपेशन भी बताता है कि इलेक्शन जो है फ्री और फेयर है। नाउ नेक्स्ट टाइप ऑफ नेक्स्ट थिंग, और या फिर आप फाइनल टेस्ट बोल सकते हो फेयरनेस ऑफ इलेक्शन, फ्री और फेयरनेस ऑफ इलेक्शन के लिए कि आउटकम फ्री है कि नहीं है। तो इट्स आउटकम, ठीक है, एक्सेप्टेंस ऑफ इलेक्शन आउटकम्स। तो इंडिया में जो भी आउटकम आ रहा है इंडिया के इलेक्शंस के, वो बताता है the ruling parties routinely lose elections in India both at the national and the state level. In fact, in every 2 out of the 3 elections held in the last 25 years, the ruling party lost. जो रूलिंग पार्टी है, अगर ऐसा होता कि रूलिंग पार्टी जो है काफी पैसे वाली है, या फिर आउटकम अगर हम देखते हैं तो नेशनल और स्टेट लेवल दोनों में ही लास्ट 25 ईयर्स से हम देखते आ रहे हैं कि रूलिंग पार्टी है ना, मोस्टली 2 out of 3 इलेक्शंस वो क्या कर रही है, रूलिंग पार्टी लॉस्ट हो रही है। ठीक है, मतलब वो लूज कर रही है। तो हम ऐसा नहीं बोल सकते हैं कि जो रूलिंग पार्टी है हम उसी को ही एक्सेप्ट कर रहे हैं बार बार। हम जो इंडियन पॉपुलेशन है, इंडियंस हैं, वो दूसरी पार्टीज को भी क्या दे रही है, मौका दे रही है।
In the US, an incumbent or sitting elected representative rarely lost an election. In India, about half of the sitting MPs or MLAs lose election. So अगर हम यूएस से कंपेयर करें तो वहां पे जो भी सिटिंग इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव है, मतलब कि जो रूलिंग पार्टी है, इनकम्बेंट का मतलब क्या है, जो रूलिंग पार्टी है, करंट होल्डर है पॉलिटिकल ऑफिस का, ठीक है, वो जो है वही रिप्रेजेंटेटिव होता है। वो बहुत ही रेयर चांस होता है कि वो इलेक्शंस को लूज करता है, बट इंडिया में जो है हाफ ऑफ द एमपीज और एमएलए जो है लूज करते हैं अपने इलेक्शंस को। Next, candidates who are known to have spent a lot of money on buying votes, those with a known criminal connection often lose elections. और ऐसे कैंडिडेट्स जो बहुत पैसा वोट्स खरीद रहे हैं, बहुत पैसा लगा रहे हैं और उनका कोई क्रिमिनल कनेक्शन है, हम वो देखते हैं कि वो मोस्टली क्या है, इलेक्शन को लूज करते हैं इंडिया में, ठीक है। नेक्स्ट, bearing very few disputed elections, the electoral outcomes are usually accepted as people's verdict by the defeated party, ठीक है। और बहुत ही ऐसे कम इलेक्शंस होते हैं जहाँ पे जो इलेक्शंस जो हैं, इलेक्शंस में बहुत ज़्यादा डिस्प्यूट्स हुए हैं कि, या फिर रिजल्ट्स में डिस्प्यूट बोला है कि रिजल्ट जो है सही नहीं है, रिजल्ट्स में डिस्प्यूट्स आए हैं, तो ये एक्सेप्ट करते हैं, डिफिटेड पार्टी भी उसे एक्सेप्ट करती है कि नहीं, लोगों ने इसे चुना है, ये लोगों ने उन्हें एक्सेप्ट किया है, तो यही पार्टी रहेगी। तो जो एक्सेप्टेंस है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखती है, और एक्सेप्टेंस भी हमें बताता है कि यस, इंडिया में जो इलेक्शंस है फ्री और फेयर है, ठीक है। नाउ जस्ट गो थ्रू दिस कार्टून। इसमें क्या शो किया गया है कि ये बता रहा है कि आपको क्या बताने की जरूरत है, कि ये कहने की क्या जरूरत थी कि हमने अपने योग्य और जीतने वाले रिश्तेदारों को ही टिकट दिया है। प्रेस कॉन्फ्रेंस को ये ऐसा बोल रहा है, तो ये बोल रहा है कि ये बोलने की आपको कोई जरूरत नहीं थी। इससे जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है वो उल्टा दिमाग लगाएगा, या फिर वो सोचेगा कि हमने अपने रिश्तेदारों को, और जो हमें जो लगता है कि जो विन कर सकता है, हमने उन्हीं को टिकट दी है। तो इससे लोगों के पास गलत मैसेज जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, चैलेंजेस भी हैं जो फ्री और फेयर इलेक्शंस में हमें देखने को मिलते हैं, ठीक है। जो ऐसे कैंडिडेट्स जिनके पास बहुत सारा पैसा है और उनको लगता है कि हम जीत जाएंगे, बट दे डू एंजॉय अनफेयर एडवांटेज ओवर स्मॉलर पार्टीज एंड इंडिपेंडेंट्स, ठीक है। अपना पैसे के डर से या पैसा लगा के भी बहुत से कैंडिडेट्स जो है इलेक्शन जीतने की कोशिश करते हैं, और इसमें काफी बार क्या होते हैं, जो स्मॉलर पार्टीज हैं उनको विक्ट्री नहीं मिल पाती है, वो डिसएडवांटेज फील करते हैं, ठीक है। और कुछ ऐसे कैंडिडेट्स हैं जहाँ पे क्रिमिनल कनेक्शंस होते हैं, और वो क्रिमिनल कनेक्शंस जो हैं फैमिली की हेल्प से या कहीं ना कहीं इलेक्टोरल रेस में अपने टिकट को क्या कर लेते हैं, सिक्योर कर लेते हैं। कुछ फैमिलीज डोमिनेट करती है पॉलिटिकल पार्टीज की, मतलब काफी 50 साल से अगर वो पार्टी चले आ रही है तो वो पार्टी अपने ही फैमिली रिलेशन में ही टिकट्स देती देती है अपने रिलेटिव्स को या फिर फैमिली मेंबर्स को। तो ये एक कुछ चैलेंजेस हैं। और बहुत ही वेरी ऑफन इलेक्शंस ऑफर लिटिल चॉइसेस टू ऑर्डिनरी सिटीजंस, फॉर बोथ द मेजर पार्टीज आर क्वाइट similar to each other both in policies and practice, okay. And sometimes smaller parties and independent candidates